नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के लिए मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। 2025 का ये मॉडल पेपर होगा एग्जाम के लिए। पूर्णांक आपके 80 होंगे। 80 मार्क्स का पेपर आपके सामने आएगा। 3.25 घंटे में आपको हल करना होगा। ये कुछ निर्देश दिए हुए होंगे पेपर के लिए आपको। खंड ए की बात करें हम कि खंड ए में आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और खंड ब में आपके सामने प्रश्न होंगे। रिक्त स्थान के बाद आपके सामने खंड ब में प्रश्न होंगे, वो होंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 मार्क्स वाले। फिर आपके सामने होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंड स में, और खंड द में आपके सामने प्रश्न होंगे, वो होंगे निबंधात्मक। अब चलते हैं हम प्रश्नों को हल करने की ओर। मॉडल पेपर पूरा आपके सामने हल किया हुआ होगा। हम मॉडल पेपर को हल करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्प का मतलब कई विकल्प होंगे आपके सामने, उनमें से आपको एक अपना आंसर है वो सिलेक्ट करना है। अब तक भी प्यारे विद्यार्थियों, आपने राजनीति विज्ञान को नहीं पढ़ा या स्कूल में आपको पढ़ाने वाले गुरुजी नहीं थे, तो भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप घबराएं नहीं, टेंशन नहीं करें कि ये प्रश्न तो मेरे को आते ही नहीं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको अपने लिए मेहनत करनी है। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1990 में हुआ या 91 में, 92 में या 93 में? कब हुआ? 1991 में। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या था? रुपया था, रूबल था, यूरो था या डॉलर था? यूरो था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किस वर्ष किया था? 1988, 87, 89 या 85? तो 1988 में। आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1997 में, 67 में या 1995 में या 1965 में? 1967 में। जातीय संघर्ष से जूझने वाला जातीय संघर्ष के लिए दक्षिणी एशिया का कौन सा देश है? वो है नेपाल है या भूटान है, श्रीलंका है या बांग्लादेश है? तो यह है श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वही संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस है। तो ये 24 अक्टूबर को, 20 जनवरी को, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को? तो 24 अक्टूबर को। निम्न में से परंपरागत सुरक्षा, कौन सी सुरक्षा परंपरागत का तत्व है? शक्ति संतुलन है या गठबंधन है या अपरोध है या उपयुक्त सभी है? तो उपयुक्त सभी है इसमें। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है? नहीं ढूंढना है। वायुमंडल तो है, सड़क मार्ग है क्या, समुद्री सतह है क्या, बाहरी अंतरिक्ष है क्या? तो बाहरी अंतरिक्ष भी है, समुद्री सतह भी है, वायुमंडल भी है। तो क्या बचा? नहीं वाला ऑप्शन, सड़क मार्ग। वैश्वीकरण के कारण राज्य की शक्ति के किस क्षेत्र में कमी आई है? वैश्वीकरण, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ना वैश्वीकरण है, तो इससे राज्य की शक्ति में कमी आई है। तो कौन से क्षेत्र में आई है? राष्ट्रीय सुरक्षा में आई है या कानून व्यवस्था में आई है या अपने नागरिकों की सुरक्षा में आई है या लोक कल्याण में आई है? किस क्षेत्र में कमी आई है? राष्ट्रीय सुरक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन के आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1950 में बना, 1953 में या 1956 में या 1959 में? तो 1953 में। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1950 में हुए, 51 में, 52 में या 55 में? 1952 में। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन थे? कुमारप्पा थे, चौधरी चरण सिंह थे, वर्गीज कुरियन थे या महलनबिस थे? तो जेसी कुमारप्पा। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? 1951, 1952, 1954 या 1955? कब हुआ? 1955 में। किस वर्ष भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष की, कितने वर्ष की? 20 वर्ष की शांति, मित्रता और सहयोग, 3 विषयों की संधि थी। शांति बनाए रखनी है, मित्रता बना के रखनी है और सहयोग करना है। भारत ने अपने मित्र सोवियत संघ से संधि की कि मुझ पे जो कष्ट आएगा तो उस समय आप खड़े रहोगे संकट के समय। तो ये शांति, मित्रता और सहयोग की संधि कब हुई थी? 1977, 1972, 1947, 1971। बांग्लादेश
जब स्वतंत्र करवाया भारत ने, तब ये संधि भारत को करनी पड़ी थी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इंदिरा गांधी ने किस चुनाव में दिया था? 1971 के चुनाव में। नेक्स्ट पर्सन है द्रविड़ मुनेत्र कषगम, जो पार्टी है उसका गठन किसने किया था? के कामराज, एस निजलंगप्पा, वी गिरी या सी नटराजन अन्नादुरई? तो सी नटराजन अन्नादुरई। द्रविड़ आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? लाल डेंगा थे, ईवी रामास्वामी थे, या शेख अब्दुल्ला या प्रभाकरण रामास्वामी। वाम सेब का गठन कब हुआ? 1978, 1980, 1991, 1990 या 1978 में। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने होंगे वो होंगे रिक्स्थान वाले, और रिक्स्थान वाले पर्सन आपके सामने 6 होंगे। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ किया? 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी, परमाणु अप्रसार संधि। फिलीपींस के कई समूह और संगठनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बहु राष्ट्रीय जो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, उसके खिलाफ एक अभियान चलाया था। उसका क्या नाम था? 1944 में उद्योगपतियों ने एक नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव रखा। उसको क्या कहा जाता है? भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। अब इनको हल करेंगे अपन। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण जैसलमेर में। 1960 में विश्व बैंक की किसके सहयोग से? विश्व बैंक की मदद से एक संधि समझौता हुआ था। किन देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। कौन सा? सिंधु नदी जल समझौता। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? 1978 में। फिलीपींस के कई समूह और संगठनों में मिलकर ऑस्ट्रेलिया की जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी उसके विरुद्ध एक अभियान चलाया। उसका नाम क्या था? वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन। 1944 में उद्योगपतियों का समूह द्वारा एक प्लान तैयार किया गया था नियोजित विकास के लिए। उसे कहते हैं बॉम्बे प्लान। साल कौन सी थी? 1944। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया? जून 1984 में। आगे आपके सामने प्रश्न होंगे 1 से लेकर 12 तक। 1 मार्क्स वाले। व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट के। साप्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष लिखने हैं, मानव सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। पृथ्वी सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। उसमें पर्यावरण विषय को, कौन से विषय को? पर्यावरण विषय को राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल करवा दिया था। वामपंथी आलोचक वैश्वीकरण के विरोध में क्या तर्क देते हैं? तो वैश्वीकरण के विरोध में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, तीनों का एक ही नाम है, तो इसका विरोध करते हैं वामपंथी। और वामपंथी कहते हैं कि गरीब और अधिक गरीब हो गया, अमीर और अधिक अमीर हो गया, तो अमीर गरीब की जो खाई है वो गहरी हो गई है, इनका एक तर्क है। केरल मॉडल में नव लोकतंत्रवाद का जो पहला नाम का अभियान चला, किस नाम से चला? ये भी आपको ध्यान रखना है। नव लोकतंत्रात्मक पहल, केरल मॉडल। केरल में विकास के लिए एक मॉडल अपनाया गया था जिसको कहते हैं केरल। केरल भारत का एक राज्य है, दक्षिण भारत का। तो इस समय सेवी संस्था के माध्यम से विकास को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। इसे कहते हैं नव लोकतंत्रात्मक पहल। नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। कामराज योजना युवाओं को राजनीति में शामिल करने के उद्देश्य क्या था? कि युवा ज्यादा से ज्यादा राजनीति में शामिल हो। ये उद्देश्य लेकर कब? 1963 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। इस योजना का नाम रखा गया के कामराज योजना। आसू क्या है? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। हिंदुत्व का शब्द का जो नाम है वो किसने गढ़ा था? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट पर्सन है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? काशीराम। गठबंधन राजनीति की प्रमुख समस्या क्या है? गठबंधन राजनीति का दौर कब शुरू होता है? 1989 से। और इसकी समस्या क्या रही? तो इसमें सौदेबाजी और अवसरवादी जो राजनीति है वो उसको बढ़ावा मिला, और इसमें विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्षेत्रीय पार्टियों ने। तो क्षेत्रीय पार्टियों ने सौदेबाजी और अवसरवादी राजनीति का विकास किया, यानी इसको बढ़ावा दिया। नेक्स्ट आपने सामने होगा खंड ब, और खंड ब में उत्तर सीमा 50 शब्द वाले प्रश्न होंगे।
लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं ये। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के प्रमुख कारण कौन से हैं? एक तो कश्मीर समस्या है और एक सीमा विवाद है। सरकारी जो विवाद है, सीमा विवाद, वो इसके बीच प्रमुख विवाद है। ह्यूमन राइट वॉच क्या है? ह्यूमन राइट वॉच मानव अधिकारों की वकालत और अनुसंधान करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्था है। किस स्तर की? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली अमेरिका की प्रमुख संस्था है। आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आशय है? जन मतलब लोग, आंतरिक मतलब देश के अंदर ही, विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको हटना पड़े। तो वे लोग जो देश के अंदर उत्पन्न अव्यवस्था के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होने के लिए मजबूर होते हैं, उन्हें कहते हैं विस्थापित जन। यूएनईपी क्या है? किन्हीं दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख करना है। तो यूएनईपी है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख एजेंसी जो किसके लिए काम करती है? पर्यावरण संबंधी। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एनवायरमेंट, तो ये पर्यावरण के लिए काम करने वाली प्रमुख एजेंसी है। बॉम्बे प्लान क्या है? तो 1944 में उद्योगपतियों ने देश के आर्थिक नियोजन के लिए, नियोजित विकास के लिए एक प्लान तैयार की थी। सुमेलित करना है, सही को जोड़ना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्री प्यूअर्स से क्या अभिप्राय है? तो प्री प्यूअर्स क्या था? भारत जब आजाद हुआ उस समय देशी रियासतों के राजाओं को भारत संघ में शामिल करने के लिए कुछ रियायतें दी गई थी, कुछ विशेष उनको फंड दिया गया था, यानी कुछ पेंशन वगैरह की व्यवस्था की गई थी, उसे कहते हैं प्री प्यूअर्स। और इसके लिए, इसको हटाने के लिए 1971 में एक विधेयक लाया गया था। आपातकाल के कोई दो कारण बताने। तो आपातकाल क्यों लगा था, उसके कारण क्या है? तो आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। आंतरिक अव्यवस्था और तनाव की स्थिति के कारण आपातकाल लगाना पड़ा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, कौन से उच्च न्यायालय ने? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इस उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र के लिए विशेष विकास की मांग करें और पृथकता पर जोर दें तो उसे कहते हैं क्षेत्रवाद। भारत में गठबंधन सरकारों के निर्माण के दो कारण बताने हैं। तो कौन से कारण हैं? एक तो एक पार्टी जब पूर्ण बहुमत से नहीं आती तो गठबंधन सरकारें बनती हैं, और क्षेत्रीय दलों का जब प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है तो गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है। खंड 6 में भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है? दूसरा है यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषता बताने। तो हम यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। यूरोपीय संघ की मुद्रा है अपनी खुद की एक मुद्रा है जो कि एक विश्व में पावरफुल मुद्रा है, यूरो। यूरोपीय संघ के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में विश्व स्तर पर एक बड़ा हस्तक्षेप है। बड़े स्तर पर ये संगठन है वो मजबूत है और अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामलों में अपना एक अच्छा वजूद रखता है। यूरोपीय संघ का संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक देश है स्थायी फ्रांस, और अस्थायी देशों में भी इसका प्रतिनिधित्व रहता है। यूरोपीय संघ की सैनिक ताकत भी बहुत बड़ी है। यूरोपीय संघ के अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान है, एक मजबूत पकड़ है। यूरोपीय जो सदस्य देश हैं उनकी अपनी एक खुद की सुरक्षा नीति भी है और विदेश नीति भी है, इसलिए एक पावरफुल संगठन है और अमेरिका की एक ध्रुवीय विश्व को चुनौती देने वाला संगठन है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को स्पष्ट करना है। तो एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और विश्व के जो अन्य देश हैं 193 देश, उनके बीच बातचीत के माहौल को बनाए रखने में सफल रहा है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत अच्छा काम किया है और उन 193 देशों के साथ अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के रवैये पे भी अंकुश लगाने में सफल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के झगड़ों को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा है। अमेरिका के एक ध्रुवीय विश्व की नीतियों पे अंकुश लगाने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा। नेक्स्ट निबंधात्मक प्रश्न है, खंड द है। आपके सामने 4 मार्क्स का प्रश्न होगा। सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सोवियत विघटन के लिए उत्तरदायी कारण कौन से हैं?
तो हम करेंगे सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी कारणों की बात। सोवियत संघ 1991 में विघटित हो जाता है 25 दिसंबर को। इसके कौन से कारण थे? तो सामाजिक आर्थिक संस्थाओं की जो अंदरूनी कमजोरी थी उसके कारण सोवियत संघ विघटित हो जाता है। लोगों को अपने पिछड़ेपन की पहचान हो जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना, एकल सिंगल पार्टी सिस्टम है या कम्युनिस्ट पार्टी है उसका नाम, तो कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। भ्रष्टाचार अति स्तर तक फैल जाता है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति की कुछ नीतियां, पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्तनोस्त की नीतियां भी उत्तरदायी थी। और तत्कालिक कारणों में माना जाता है कि बाल्टिक गणराज्य में राष्ट्रवादी भावना का उदय हो जाता है और यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देशों में भी राष्ट्रवादी भावना है वो प्रबल हो जाती है। ये इसके तात्कालिक कारण माने गए थे। समाजवादी सोवियत प्रणाली की बात करें हम कि किसे कहते हैं, तो समाजवादी प्रणाली कब आई? सोवियत समाजवादी गणराज्य बना था 1917 की रूसी क्रांति के बाद, और एक नीति अपनाई गई थी समाजवादी नीति, जिसमें समाज की समानता पे जोर दिया गया और इसमें राज्य और पार्टी को विशेष महत्व दे दिया। पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। राज्य के नियंत्रण में व्यवस्था चल रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, राज्य नियंत्रित व्यवस्था थी, सत्तावादी प्रणाली थी और रूस का इसमें प्रभुत्व था। ये 15 देशों का सिस्टम था, ग्रुप था, बना था सोवियत संघ। इनमें रूस जो था उसका प्रभुत्व ज्यादा था। वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है? वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या है? तो भारत विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है वैश्वीकरण। भारत का एक बड़े बाजार के रूप में देखना, यूरोप और अमेरिका के पश्चिमी संस्कृति का भारत में फैलना, भारत में परंपरागत संस्कृति का पश्चिम की संस्कृति के साथ मिलकर एक मिश्रित संस्कृति को जन्म देना, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रतियोगिता और आत्मनिर्भरता का मजबूत होना या तेज होना। एक दूसरे पे देश निर्भर हो गए, प्रतियोगिता एक दूसरे देशों में ज्यादा हो गई। भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत पे इसका प्रभाव पड़ा कि भारत में की जो संस्कृति है, ज्ञान है, भारत की संस्कृति, भारत का ज्ञान विदेशों तक फैला और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ। वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के क्या अनुभव है? तो भारत के वैश्वीकरण का प्रतिरोध भारत में होता है किस लिए? एक तो वामपंथी दल इसका विरोध करते हैं, मानव अधिकार कार्यकर्ता भी विरोध करते हैं, पर्यावरणविद हैं वो भी करते हैं। और वामपंथी जो विचारधारा है उसका मानना है कि दलों की आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ ही आवाज उठाते हैं। इनका मानना है कि गरीब और अधिक गरीब हुआ है और अमीर और अधिक अमीर हुआ है, तो ये गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो मजबूत हुई है, कम नहीं हुई। दूसरी तरफ मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणविद और मजदूर, युवा और क्रांति महिला कार्यकर्ता हैं। इंडियन सोशल फोरम जो बना रखा है, मंच बना रखा है एक, वो भी विरोध करता है। नव उदारवादी वैश्वीकरण के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों तथा किसानों द्वारा विरोध किया जाता है। वो किस आधार पर करते हैं? औद्योगिक श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगम, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां जो जिनका व्यापार एक देश की बजाय कई देशों तक फैला रहता है, यानी 2 या 2 से अधिक देशों में फैला रहता है, उन्हें कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। उनके प्रवेश का भी विरोध करते हैं। पेटेंट संबंधी विरोध भी करते हैं। कुछ औषधीय वनस्पतियां जैसे नीम को अमेरिका ने पेटेंट करवा लिया, यूरोपीय कंपनी ने पेटेंट कराने का भी प्रयास किया, इसका भी बड़ा विरोध हुआ भारत में। दक्षिणपंथियों द्वारा विरोध किस आधार पर होता है? दक्षिणपंथियों का मानना है कि भारत की जो राजनीति है, संस्कृति है, वो यूरोपीय देशों से प्रभावित होती है और हमारी संस्कृति प्रभावित होती है। आपके सामने मानचित्र होगा 4 नंबर का। मानचित्र में आपको हिमाचल, मद्रास, सिक्किम, लक्षद्वीप, मैसूर, रामपुर, कूच बिहार और गोवा इनको दर्शाना है। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है भारत में? ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख और ये है हिमाचल। ये हिमाचल प्रदेश है। मद्रास, सिक्किम कहाँ पे है? ये नेपाल और भूटान के बीच एक छोटा सा क्षेत्र है भारत का, यह है सिक्किम। कूच बिहार
भी यही है बिहार में, तो कुछ बिहार में हो गए। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप और मद्रास की। मद्रास चेन्नई का ही पुराना नाम है मद्रास। ये मद्रास हो गया। ये द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। तो इस प्रकार के आप अपने मॉडल पेपर में कितने मार्क्स ला रहे हो इसका मूल्यांकन करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट अपना मॉडल पेपर है वो तुरंत आपके सामने होगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपने चैनल पे आपको शेखावाटी मिशन 100 जो कि वही सिलेबस अब की बार है उसके सभी मॉडल पेपर बने हुए हैं, सभी मॉडल पेपर डाल रखे हैं, पूरी तैयारी की करवा रखी है। अब नेक्स्ट आपके आने वाला है, तुरंत कमिंग सून आपके सामने होगा और उस पर भी हम काम करेंगे। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।